नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले का पहला अजीबोगरीब मामला, मोक्षधाम से गायब हुई मृतक की अस्थियां। मामला लालबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानपुर का। हड़ताली अध्यापकों को विभाग ने थमाया कारण बताओ नोटिस। कहा 3 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो होगी विभागीय कार्रवाई। कियोस्क बैंक संचालकों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहने की दी चेतावनी। पुरानी साइकिलें मरम्मत कर दी जा रही है छात्राओं को। अभिभावकों ने सीएम हेल्पलाइन में की थी शिकायत। जर्जर भवन में कार्य कर रहे अधिकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, सेतु निगम और पीआईयू 3 विभाग के अधिकारी कर्मचारी करते हैं यहां कार्य। डबल बनी मामले में शिवनी की एक साक्षी के न्यायालय में दर्ज हुए बयान। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माटे के सप्टा टोला में रविवार 11 सितंबर को एक नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा नवविवाहिता की मौत कैंसर की बीमारी से होने की बात कही जा रही थी, तो कुछ लोग नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या किए जाने की भी बात कह रहे थे, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद नवविवाहिता रीता खैरवार की गला दबाकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है। जिसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक रीता के पति सप्ता टोला निवासी 25 वर्षीय यशवंत खैरवार, रीता की सास श्रीमती भगवंती खैरवार और रीता के ससुर भागलाल खैरवार को गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध पुलिस ने धारा 302, 304 बी, 998, 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण तैयार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि रीता के पति, उसके ससुर और सास ने उसकी हत्या क्यों की, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 5 वर्ष पूर्व रीता का विवाह वर्ष 2017 में ग्राम माटे के सप्टा टोला निवासी जसवंत खैरवार के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि रीता कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, जो अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी मौत अचानक रविवार को संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी। नवविवाहिता की अचानक मौत के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर थी। कोई इसे पति के द्वारा गला दबाकर हत्या किया जाना बता रहा था, तो कोई कैंसर की बीमारी से रीता की मौत होने की बात कह रहा था। जहां नवविवाहिता की मौत के बाद पुलिस ने नवविवाहिता के शव को बरामद कर उसके परिजनों के बयान दर्ज किए थे, वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर जाफो 174 के तहत मार्ग कायम कर नवविवाहिता के शव का 12 सितंबर को पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं सामान्य मौत या हत्या वाले इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई थी। बताया गया था कि नवविवाहिता रीता कैंसर से पीड़ित थी, जिसका उपचार उसके मायके वाले कराते थे। वहीं रीता के ससुराल के लोग उसे तरह तरह की यातनाएं देते रहते थे, जिसकी अचानक मौत के बाद यह पूरा मामला संदेह के घेरे में था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होने की बात कही जा रही थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि रीता की मौत कैंसर की बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी मौत गला दबाकर हत्या किए जाने से हुई है। इसका खुलासा होते ही रीता के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी, जहां पहले तो रीता के पति, सास और ससुर ने उसकी हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब मामले को कड़ाई से लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने रीता की हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली, जिनके कबूलनामे के उपरांत पुलिस ने रीता के पति, सास, ससुर के खिलाफ संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां माननीय न्यायालय ने हत्या से जुड़े इन तीनों आरोपियों को इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बिरसा थाना के निरीक्षक भारत नोटिया ने बताया कि नवविवाहिता की मौत वाले मामले में एसडीओपी के द्वारा जांच शुरू की गई थी। कुछ लोग इस मामले को सामान्य मौत बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे गला दबाकर हत्या किया जाना बता रहे थे। रिपोर्ट आने के बाद नवविवाहिता की हत्या होने का खुलासा हुआ, जिस पर हत्या के जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन पर रुपए लेकर प्रधानमंत्री आवास सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन को पद से हटाने की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि टेंगनी खुर्द में पदस्थ रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन के द्वारा पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ न दिलवाकर अपने रिश्तेदार व करीबियों को लाभ दिलवाया गया, जबकि उनके रिश्तेदार शासकीय कर्मचारी है एवं उनके खाते से राशि भी आहरण कर ली गई और गरीब हितग्राही पीएम आवास का मकान स्वीकृत करवाने व अन्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने की मांग करते हैं तो ग्रामीण जनों से रुपये देने की वे मांग करता है एवं बहुत से ग्रामीण जनों से 1500 से 2000 रुपये भी रोजगार सहायक को दिए गए, परंतु लाभ अभी तक नहीं मिला, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम पंचायत में बहुत से ऐसे हितग्राही हैं जिनके खातों में पीएम आवास योजना की प्रथम द्वितीय किस्त की राशि आ चुकी है, परंतु रोजगार सहायक की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पाया और नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती अनीता राणा के द्वारा 16-17 अगस्त को ग्राम सभा ली गई थी। इस दौरान रोजगार सहायक ने किसी बात को लेकर अपने पद से त्यागपत्र देने की बात कहकर चला गया, जिसके बाद से यह कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण ग्रामीण जनों को परेशानी हो रही है। इसलिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ऐसे भ्रष्ट रोजगार सहायक को हटाने की मांग की गई। ये गलत है। सही है जी। हमको भी तो मकान के लिए बोल रहे थे, बोले तुम्हारा मकान का नाम आ गया बोले, और बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा नाम की वजह से सबका नाम पीछे है और तुम्हारे वजह से किसी का पैसा नहीं डल रहा है, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं ऐसे करके बोलने लगे। तो मैं तुरंत जी उनको पैसा दी 1200 रुपये। तो आज तक हमारा नाम ही नहीं आया, अभी तो नाम ही नहीं है, कोई भी इसमें नहीं है सूची में नाम, और नाम ही नहीं है। कितने पैसे दिए आपने? 1200 दी जी, 1500 मांग रहे थे तो मेरे पास नहीं थे तो मैं 1200 दी। कब की बात हो गई है? होने लगे बरसात की पहले की बात। तभी क्या बोल रहा है आपको जैसा बोलने जाते हो आप अभी? तो उस बार वो आम सभा की मीटिंग में बोली थी, बात डाली थी, जब से अभी तो मिले नहीं है मेरे को। ये तो क्या लग रहा है? अजी हमको ही पैसे मांगा 1500 रुपए, पैसे नहीं तो जेवर गिरवी रखी न दी मैंने। किस काम के लिए मांगे थे आपसे? वो मकान के लिए पैसे आएंगे जल्दी कह के दी। तो क्या किए फिर आपने? अब मकान कच नहीं आया जी अभी तक। ये तो पैसे कहाँ से लाके दिए आपने उनको? जेवर गिरवी रखी जी ना दी। तो कब से आपको आगे पीछे कर रहा है ये? 2 महीना हो गए दिए हैं तो। और जब से नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती अनीता राणा जी आई हैं, तब से यहाँ पे रोजगार सहायक जो है बराबर उपस्थिति नहीं दे रहा है और वो हमेशा कहते रहता है कि मतलब मैं इनके साथ कार्य नहीं करूँगा, मैं मेंटली हो गया। अब उसका क्या प्रॉब्लम है ये पता है। आए दिन जनता परेशान होती, पूछती रहती कि रोजगार सहायक नहीं आ रहा है, और वहाँ पे आईडी की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, पीएमजी आवास की दिक्कतें आ रही है। बिना इसके मतलब पहली जो किस्त डल गई है और प्लेंथ नहीं हुआ है, और उसके बाद भी सेकंड किस्त जारी कर दी गई। कई ऐसे खाते हैं जिसमें कि वो बिना कुछ भी काम हुए उसमें 2-2, 3-3 किस्तें आ चुकी है। तो ये क्या होना चाहिए? क्या हितग्राही है उनको उनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे चाहिए, मुझे पैसे मतलब चाहिए तभी मैं आपका आवास का मतलब आगे प्रोसेस कर पाऊँगा या मैं पैसे डालूँगा। इस प्रकार की उसकी डिमांडें रहती हैं आए दिन। समस्याएं हैं कि देखो, जब यहाँ पे 4 तारीख को शपथ ग्रहण लिया गया, तब वो खुद अपना काम की, उसके बाद जब शपथ ग्रहण का टाइम आया तो वहाँ से चले गए। तो उस वक्त नहीं थे और उनका रहना बहुत ज़रूरी था वहाँ पे, वहाँ के चार्ज थे। तो और उसके बाद में हमने 6 तारीख को चार्ज लिया गया, तब उसको मुश्किल से 15 से 20 मिनट थे, उसके बाद वो चले गए। और उसके बाद में हम लोग ने 16 अगस्त को हमने मीटिंग, ग्राम सभा मीटिंग रखी गई, वहाँ पे ग्राम सभा रखा गया। तो उसके बाद में फिर हमने उन्हें बोले कि आवास की लिस्ट दिखाओ और भी सब चीज़ों की जानकारी लेना चाहे। तो सबने पूछे कि हमारा नाम आया कि नहीं आया। उन्हें बोले कि नहीं आया है, बाद में लिस्ट में आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा करके बोले उन्हें। और कि बहुत लोगों से, हितग्राही लोग से ने पैसे लिया है। अब जितने पैसे लिए 1500 लिया, उससे जो 1000 रुपये लिया उससे हमको ये लेना देना नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं से हितग्राही से पैसे लिए तो ऐसे सहायक सचिव के साथ में काम नहीं कर सकती। वर्तमान में सहायक सचिव आपका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? उन्हें नहीं किए सहयोग। अब हम लोग यहाँ से गए, हमने उनको बोला काम नहीं कर रहे हो क्या, तो नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को बाहर का काम है, मैं दिन भर बैठ नहीं सकता बोल रहे वहाँ पे, मेरा फील्ड वर्क का भी काम रहता है।
दूरभाष पर चर्चा में जनवा पंचायत लालबरा के सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि टेंगनी खुर्द के रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन के द्वारा ग्रामीण जनों से रुपए लेकर शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूरभाष पर रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन से ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शासन प्रशासन के द्वारा बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने और प्रत्येक गांव को बैंकों से जोड़ने के लिए जगह जगह कियोस्क बैंक की सेवा शुरू की गई, जहां विभिन्न बैंकों के द्वारा बैंक मित्रों की नियुक्ति कर उन्हें आम जनों को बैंक सेवाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित समस्त बैंक मित्रों के द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उधर बैंक मित्रों के द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन शुक्रवार को बैंक मित्र संगठन के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। महाकौशल बैंक मित्र यूनियन के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में बैंक के मित्रों ने इस वर्षों से लंबित उनकी 11 सूत्रीय मांगों को तत्काल पूरी किए जाने की गुहार लगाई, जिन्होंने बैंक कंपनी पर शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए मांग पूरी न होने तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। तीसरा दिन हो गया अनिश्चितकालीन हड़ताल की हुई है। तो हड़ताल करने का मकसद ये है कि हम बीसीओ के सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हम लोग कैश लेके बैंकों से जाते हैं तो आज तक कोई सुरक्षा की बात नहीं हुई, कोई बीमा नहीं, कोई कुछ नहीं, और कंपनी द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। हम लोग पिछले विगत 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए थे कि हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, कंपनी जो हमारा शोषण कर रही है कि समय पे जो तनख्वाह ना मिलना, सैलरी जो समय पे नहीं मिल पाती, महीने भर का जो लेखा जोखा है वो कंप्लीट नहीं मिल। बच्चों को स्कूल की ओर प्रेरित करने तथा स्कूल जाने छात्राओं को परेशानी न हो, इसके लिए आवागमन के साधन उपलब्ध कराने की मंशा से शासन के द्वारा बच्चों को साइकिलें वितरित की जाती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से छात्राओं को साइकिलें वितरित नहीं की गई। अभिभावकों की ओर से शासन स्तर पर शिकायतें किए जाने पर विभाग के द्वारा पुरानी साइकिलों को सुधार कर बच्चों को साइकिल वितरित कर उनके अभिभावकों के आक्रोश को शांत करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बताया कि कोविड काल के दौरान 2 वर्षों तक स्कूल में अध्यापन कार्य बहुत बाधित रहा। वहीं इस दौरान बच्चों को साइकिलें वितरित नहीं की गई, जिसके कारण पूर्व से वहां रही साइकिलें जिला स्तर पर रखी रही। पिछले वर्ष भी स्कूली बच्चों के द्वारा साइकिलें मिलने का बेसब्री से इंतजार किया गया, लेकिन वह शैक्षणिक सत्र भी बिना साइकिलों के बीत गया। इस शैक्षणिक सत्र में भी लगभग 2.5 माह हो चुके हैं और अभी तक शासन स्तर से साइकिलों के वितरण को लेकर कोई आदेश नहीं आए। ऐसी स्थिति में अभिभावकों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, जिसके चलते शिक्षा विभाग के द्वारा कई वर्षों से रखी हुई पुरानी साइकिलों को मरम्मत कार्य करवाकर उन्हें स्कूलों में भिजवाकर बच्चों को वितरित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बालाघाट ब्लॉक में ही 2440 बच्चों को साइकिलें वितरित की जानी है, जिसके लिए पत्राचार कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा शासन को जानकारी भेज दी गई। वैसे तो सभी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित किया जाना है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा महज 2-4 स्कूलों में ही साइकिल वितरित की गई। सभी स्कूलों में साइकिलें न पहुंचाते हुए महज कुछ स्कूलों में ही साइकिल पहुंचाना सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता कि जिला मुख्यालय में साइकिल को डाइट स्कूल परिसर में रखा जाता है। यहां कई वर्षों से कमरों में साइकिल रखी हुई थी। अभिभावकों की ओर से शिकायत जाते ही और वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश मिलने पर साइकिलों को मरम्मत करने का कार्य पिछले 1 सप्ताह से किया जा रहा है। करीब 1.5 सैकड़ा साइकिलें स्कूलों में पहुंचा दी गई है। यही नहीं, साइकिलों की मरम्मत करने का कार्य अभी तीव्र गति से जारी है। अभी भी करीब 1 सैकड़ा साइकिलें डाइट परिसर में रखी हुई है, जिनका सुधार कार्य जारी। सर, सभी साइकिल में ट्यूब खराब हो चुके हैं और लगभग साइकिल के टायर भी और कुछ साइकिल में रिंग भी खराब है। ऐसी कितनी साइकिल हैं जिनकी आप रिपेयरिंग कर रहे हैं? लगभग 150 साइकिल है। कब तक पूरा हो जाएगा काम और कब से चल रहा है? ये काम तो लगभग 1 हफ्ते से चालू है। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी MP मलगाम ने बताया कि पिछले वर्ष की जो साइकिल रखी हुई थी उनको देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत पुरानी साइकिलों को हमारे द्वारा मरम्मत कार्य करवाया गया और उसके बाद 141 साइकिलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल चांगटोला और शासकीय हाई स्कूल कुकड़ा के लिए भिजवा दी गई। कुछ साइकिलें बची है, उनका सुधार कार्य करने का कार्य प्रारंभ है। तो अभी जो विगत वर्ष की जो शेष साइकिलें थी उनको देने के लिए हमको उच्च कार्यालय से उच्च अधिकारियों से निर्देशित किया गया है, आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत उन पुरानी साइकिलों को हमारे द्वारा यहीं पर कुछ मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है और उसके बाद 2 स्कूलों को हमने 141
खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लीलामा निवासी विजय पिता धनलाल चौरावार उम्र 30 वर्ष के नाले में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 11 बजे लगभग लीलामा से भोरगढ़ साइकिल से बैंक पेंशन निकालने के कार्य से जा रहा था। तभी लीलामा से भोरगढ़ मार्ग पर पुल पार करते समय नाले में बह जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर खैलांजी पुलिस ने आकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि मृतक का थैला पानी में गिर गया था, जिसे निकालने के लिए वह नीचे झुका, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया। हालांकि इस दौरान नाले पर कुछ लोगों ने होने के कारण कुछ दूरी पर ही उसके बहते शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन तब तक पानी में डूबने से उसकी जान जा चुकी थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। ग्रामीणों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बने इस मार्ग पर पुल की कम ऊंचाई और पुल के दोनों ओर रेलिंग न होने से 3 से 4 मौतें पूर्व में भी इस पुल पर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जनता के द्वारा पुल की ऊंचाई बढ़ाए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों से मांग नहीं की गई हो। पूर्व और वर्तमान सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पुल की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर लीलामा सहित आसपास के ग्रामों की जनता ने मांग की है, किंतु किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया गया। आपको बताया कि इस मार्ग से 15 से 20 ग्राम पंचायतों की जनता रोजाना ही तहसील मुख्यालय खैलांजी और भोरगढ़ के लिए आना जाना करती है। साथ ही स्कूली बच्चे भी रोजाना इसी मार्ग से आना जाना करते हैं, लेकिन बारिश के दौरान हल्की सी बारिश में भी पुल पर पानी बहुत जल्दी एकत्रित हो जाने से आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे ग्राम लीलामा और भोरगढ़ के बीच संपर्क टूट जाने से यह ग्राम एक प्रकार से टापू में तब्दील हो जाता है। जनता को 10 से 15 किलोमीटर चक्कर लगाकर कटोरी कुमली होते हुए भोरगढ़ आना जाना पड़ता है। ऐसे में सांसद और क्षेत्रीय विधायकों को चाहिए कि वह इस पुल का निर्माण कर जनता को हो रही दिक्कतों से निजात दिलाने में जनता की मदद करे। पुलिस और जनता के बीच कुछ कहासुनी होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। जनता पुल नहीं बनने से नाराज होकर शासन प्रशासन को चेताने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन करने की बात पर आमादा थे, लेकिन पुलिस के समझाने पर बाद में मामला शांत हो गया। इस विषय पर ग्रामीण सुशील तुर्कर ने बताया कि इस नाले में मिरकपुर तक बहुत से ग्रामों का पानी आता है। साथ ही जब बावनथड़ी नदी उफान पर होती है तो पानी उल्टा आता है और इस नाले में अधिक बढ़ भी जाता है। पुल की ऊंचाई वर्षों से जस की तस होने के कारण इस मार्ग पर बारिश में कभी भी आवागमन बाधित हो जाता है। इसके लिए जनता के द्वारा पूर्व विधायक केडी देशमुख और वर्तमान विधायक टामलाल सहारे से भी मांग की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। जनता विरोध करने की सोच रहे थे, लेकिन पुलिस ने समझाया कि यह ठीक नहीं है। भविष्य में इस मार्ग को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब कर उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। ये बारिश में तो लगभग कितने दिन बंद रहा है? ये 2-3 महीने की बारिश में 1.5 महीना तो बंद रहा है, आधे दिन पुलिया। होता है ऐसा करने, पर नहीं करेंगे तो और भी नहीं होगा, तो कोशिश करने में जाता है। अपने को उसके ऊपर कोई टैक्स थोड़ी लगने वाला है, जीएसटी थोड़ी है इसके ऊपर, तो आपके हाथ रख के बैठ भी नहीं सकते जब तक किसी को खड़खड़ाएंगे नहीं, खड़खड़ाएंगे नहीं। और पहली बात तो जैसे करने वाले तैयार थे, थोड़ी सी ऑफिस की ताकत होगी करके तो मैं बोला जब ना हाँ पूरा ऐसा उठा के लो, वैसे उठा, हाँ वैसे उठा लो, वैसे उठा राजू पूरी व्यवस्था कर ओके लगभग। हाँ भैया, वो एक लड़का था और ये लगभग 25-26 साल का, नाले में वो थोड़ा सा विकलांग भी था, पर ज़्यादा विकलांग भी नहीं था, सब काम करते भी था। नाले में करीब घुटना भर पानी था और बहता हुआ पानी था। तो वो भोरगढ़ जाने के लिए कई दिनों से भी 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, नाला बंद था, तो भोरगढ़ जाने के लिए निकला। तो क्या हुआ, उसका साइकिल का बैलेंस गड़बड़ होने के चक्कर में नाले के नीचे उतर गया, तो बह के गुजर गया। मंडल कांग्रेस अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि इस संबंध में क्षेत्र के विधायक तामलाल सहारे ने मुख्यमंत्री से मांग की है, लेकिन विपक्ष के विधायक होने के कारण इस कार्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि ऐसे कार्य में भाई भतीजावाद न करते हुए ऐसे जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने में मदद करे, जिससे कि इस प्रकार की असामयिक मृत्यु और घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। जैसा कि अभी भाई तुर्कर जी ने भी बताया, और ये जो हमारे लीलामा नाला का पुल है
साईं मंदिर के पास वाला ब्रिज कहलाता है। विगत कुछ दिनों से सारे लोग जिनके ध्यान आकर्षण है, हम लोग तो खैर यहाँ के लोकल निवासी, इस वजह से हमारा ध्यान हमेशा ज़्यादा रहता है और इसके पूर्व भी हमने शासन प्रशासन कह लो चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस बात को ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास किया है। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि लोक निर्माण विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिज पुलिया पूर्व से बना हुआ है। वहीं इस विषय पर जनपद पंचायत खैलांजी अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम बघेले ने बताया कि वह घटना की सूचना पर इलामा पहुंचे थे। काफी दुखद घटना है। इस पुल की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर मांग पत्र सांसद को दिया गया है। इसमें अन्य मांगों के साथ इस पुल की भी ऊंचाई की मांग की गई है। भविष्य में अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मदद ली जाएगी। इसके बारे में हमें पहले से पता था। इसके पहले अभी जो बहुत सारी भयानक बाढ़ जो आई थी, उसमें हम अध्यक्ष जी के साथ में मुआयना करने आए थे, तो तब हमने देखा था कि जो मेन रोड है वहाँ तक ये पानी भरा हुआ था। तो ये 20-25 गांव जो है उस समय बंद हो जाते हैं, इनका रास्ता बंद हो जाता है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं और सभी को होती है। वो हमने देखा था। उसके देखने के बाद ही 14 तारीख को कार्यालय कलेक्टर में सांसद जी के नेतृत्व में एक मीटिंग आहूत की गई थी दिशा की। कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बेचकर उसका देह शोषण करवाने के मामले में एक महिला सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष अक्टूबर 2021 में एक नाबालिग लड़की बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों के द्वारा तलाश करने पर लड़की के नहीं मिलने पर परिजनों के द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था और कोतवाली पुलिस के द्वारा इस नाबालिग लड़की की लगातार तलाश की जा रही थी। हाल ही में सूचना मिली थी कि यह नाबालिग लड़की सागर जिले में बेची गई है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने सागर में दबिश देकर इस लड़की को दस्तयाब किया था और थाने लाकर पूछताछ की गई। लड़की के द्वारा दिए गए कथन के आधार पर लड़की को बालाघाट से जो व्यक्ति लेकर गया था उसे गिरफ्तार किया गया और कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की के मोहल्ले में रहने वाली महिला जिसने इस लड़की को बहला फुसला कर लालच देकर उसे बेच दिया था उसे भी गिरफ्तार किया गया। 11 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार एक महिला सहित दोनों आरोपी को बालाघाट के विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। आगे की विवेचना कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऐसे विभाग जो करोड़ों की लागत से ब्रिज, भवन एवं सड़कें बनाने का कार्य करते हैं, वे विभाग अपने कार्यालय के भवन को तरस रहे हैं और उन्हें भी पिछले कुछ वर्षों से जर्जर भवन में बैठकर कार्य करना पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी को पता है कि जिस जगह पर बैठकर वे कार्य कर रहे हैं वहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है, फिर भी उनके कार्य करने के लिए कोई दूसरा स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरी में वे कंडम घोषित हो चुके भवन में बैठकर कार्य करने के लिए विवश है। हम बात दूर के किसी कार्यालय की नहीं बल्कि कलेक्टर कार्यालय से लगे हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास परियोजना के कार्यालय की कर रहे हैं। इस भवन की अवधि 50 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है, जिसके चलते यह भवन बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई जगहों से छत का छज्जा गिर चुका है तथा जो छज्जा बचा है वह भी गिरने की स्थिति में। इस भवन को देखकर ही कहा जा सकता है कि यहाँ कोई खंडहर जैसा स्थान है, जबकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 विभागों के जिला स्तर के कार्यालय संचालित हो रहे हैं, जहाँ से करोड़ों रुपये के कार्यों को कराया जाता है। आपको बताया कि खंडहर नुमा भवन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्यालय होने के साथ साथ सेतु निगम और PIU का कार्यालय भी है, जिनमें आधा सैकड़ा से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारी रोजाना बैठकर शासकीय कार्य को करते हैं। अधिकारियों के द्वारा इस भवन की जर्जर स्थिति के संबंध में पत्राचार कर कलेक्टर कार्यालय में अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद भी नया भवन बनने तक कार्य करने के लिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें इसी भवन में बैठकर कार्य करना पड़ रहा है। आपको बताया कि 1 वर्ष पूर्व PWD विभाग के इंजीनियरों के द्वारा इस भवन का निरीक्षण किया गया था। सर्वे के उपरांत अधिकारियों के द्वारा इस भवन को कंडम घोषित कर दिया गया तथा इस भवन को खाली करने के लिए भी कह दिया गया, लेकिन यहाँ कार्य करने वाले विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के सामने यह समस्या है कि जब तक उन्हें कार्य करने के लिए नया स्थान उपलब्ध नहीं करा दिया जाता तब तक वे कैसे कहीं और शिफ्ट हो पाएंगे। इस भवन के अंदर प्रवेश करने पर देखा जा सकता है कि यह भवन किस कदर बदहाल स्थिति में है। यहाँ दीवारों में विद्युत तारों का जाल बिछा हुआ है,
बारिश होने पर छत से पानी टपकने के साथ पूरा परिसर गीला हो जाता है। यहाँ तक कि कार्यालय की दीवारें भी पानी से गीली हो जाती है। ऐसे में करंट फैलने का डर भी बना रहता है। यहाँ कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को यह सब दिखने पर भी सब जिला प्रशासन पर टकटकी लगाए हुए खामोश बने हुए। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर सेतु निगम के उपयंत्री श्री सनोडिया ने बताया कि यह बिल्डिंग 1 वर्ष पूर्व कंडम घोषित हो गई है, खाली करने के निर्देश मिले हैं, जिसके चलते कलेक्टर को नया भवन बनने तक दूसरा भवन उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया गया है। इस स्थान पर मल्टी स्टोरी भवन बनाया जाना है, जिसे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा। भवन बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है। नया भवन बनने तक यहाँ के कार्यालय को कहीं अन्य स्थान पर शिफ्ट कराया जाना चाहिए। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 28 जुलाई 2021 को भवन का निरीक्षण इंजीनियरों के द्वारा किया गया था। भवन को जर्जर स्थिति में पाया गया, जिस पर उनके द्वारा भवन को कंडम डिक्लेयर करने की अनुशंसा भी की गई थी तथा इस दौरान ही वहां लगने वाले कार्यालय को रिक्त करने के लिए कहा गया था। उस स्थान पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नया भवन बनाया जाएगा। इसके संबंध में कलेक्टर साहब को भी लिखित जानकारी के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। पुलिस थाना लांजी के अंतर्गत क्षेत्र के ग्राम बिसोनी में 12 सितंबर को एक महिला के साथ उसके पड़ोसी ने शराब पीकर जमकर मारपीट कर दी। इस मामले के संबंध में महिला ने लांजी थाने पहुंचकर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर एनसीआर कार्ड के महिला के हाथों में थमा दिया। इस मामले के संबंध में प्रार्थी महिला सुनीता वैद्य ने बताया कि 12 सितंबर को करीब शाम 5 बजे उसका पड़ोसी लक्ष्मण वासनिक शराब पीकर आया और वाद विवाद करते हुए गाली गलौज करने लगा। जिसे गाली देने से मना किया तो महिला के साथ उन्होंने जमकर मारपीट की। इस मामले में महिला के द्वारा लांजी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने प्रार्थी महिला को एनसीआर काट कर थमा दिया है। बता दें कि इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी व्यक्ति महिला के साथ जमकर मारपीट कर रहा है। वहीं महिला आस पड़ोस के लोगों से उसे बचाने की गुजारिश भी करती रही। उसके बावजूद भी महिला को कोई भी व्यक्ति बचाने नहीं पहुंचा। घटनाक्रम का पूरा वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जो कि पुलिस प्रशासन पर ही संदेह का विषय बना हुआ है। लक्ष्मण वासनिक काहे के लिए की थी? वो मैं पानी के ले जा रही थी, वो गाली गलौज किया तो मैंने बोली तो मेरे को बोरिंग से खींच काटे लेके गया, मारपीट किया है। कहाँ पर मारा? वो हैंड पंप के पास में। तो इस मामले में पुलिस थाना गए थे? पुलिस थाना गए थे, रिपोर्ट वगैरह दे दी, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए। मामला ये है कि महिला ने मेरे घर पर आई हुई थी, तो ये पूरे कीचड़ में से लथपथ थी। तो बताया कि मेरा पड़ोसी है कोई लक्ष्मण वासनिक, उसने मेरे साथ पटक पटक के मुझे मारा है, मारपीट किया और बहुत चिल्लाता रहा और गाली गलौज दिया। तो बोले इस संबंध में मेरे को मारते रहे पर कोई पड़ोसी मेरे को छुड़ा नहीं पाए, इसलिए मैं आपने उनके साथ में लांजी थाना पहुंचा दिया था और बोला था कि वहां जाओ आप कार्रवाई हो जाएगी, परंतु लांजी पुलिस ने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उस महिला को जो पुलिस हद से प्रयोग करके उसमें जो महिला ने जो वास्तविक चीज़ें बताई उसको छोड़कर वाद विवाद आपसी वाद विवाद बताकर उन्होंने उस पर पुलिस हद से प्रयोग करके रिपोर्ट लिख दी, जो कि गलत है।